Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका टाइटल है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और जिस टेक्स्ट बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 4। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब इस वीडियो को देखें अपने टेक्स्ट बुक के साथ बैठें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पेज को, इस चैप्टर को इस वीडियो की हेल्प से बहुत सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे। आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बॉक्सेस आपके चैप्टर में बने हैं आप उन्हें ज़रूर रीड करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। डिक्लेरेशन ऑन डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन के बारे में। आफ्टर द यूएसएसआर ब्रोकअप, जब यूएसएसआर टूटता है, a new group called the Commonwealth of Independent State was formed। तो जब यूएसएसआर टूटता है उसके बाद एक नया ग्रुप बनता है जिसका नाम होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। दिस चेंज वाज अ शॉक टू मैनी रिपब्लिक्स। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हुआ इसने बहुत ज़्यादा जो रिपब्लिक्स थे, जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, जो कंट्रीज थी उसमें, उनको बहुत बड़ा शॉक लगा, सदमा लगा, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, खास करके सेंट्रल एशिया को, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो था वो यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहता था। टू इंक्लूड देम दे वर मेड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआईएस। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक साथ रखने के लिए क्या बनाया, इनको जो रिपब्लिक्स थे उनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया, किसका, सीआईएस का, अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। रशिया बिकेम द मेन कंट्री दैट रिप्लेस द यूएसएसआर। अब हम समझते हैं कि जब यूएसएसआर टूटता है तो उसे कौन रिप्लेस करता है, तो उसे रिप्लेस करने वाला जो कंट्री है वो है रशिया। फर्स्ट टुक यूएसएसआर अ सीट इन द यूनाइटेड नेशन। तो हम कह सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन में पहले सीट यूएसएसआर को मिली थी अब वो किसे मिल गई, रशिया को मिल गई। सेकेंड टुक कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन। रशिया जो था अब न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने लगा। थर्ड मेड एग्रीमेंट्स विद द यूएस टू रिड्यूस न्यूक्लियर आर्म्स। कहीं ना कहीं रशिया ने यूएस के साथ मिलकर के कुछ एग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत जो न्यूक्लियर आर्म्स थे उनको कम किया जाए। द सोवियत यूनियन ऑफिशियली एंडेड। तो हम कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन था वो औपचारिक रूप से, ऑफिशियली क्या था, खत्म हो गया। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब हम समझते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। डिसइंटीग्रेट को हिंदी में कहते हैं उस चीज़ के, मतलब कि सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू आस्क वाई दिस सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री कोलैप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें जानने की ज़रूरत है कि जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी ये क्यों कोलैप्स हो गई, क्यों गिर गई। दिस वॉज नॉट जस्ट द एंड ऑफ यूएसएसआर बट अ बिग इवेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये यूएसएसआर का एंड नहीं था, कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इसकी वजह से। मेन रीजंस फॉर कोलैप्स। अब हम समझते हैं कि जो सोवियत यूनियन था जो डिसइंटीग्रेट हुआ उसके पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हुआ। पहला है इंटरनल वीकनेसेस। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट मीट पीपल नीड्स। तो जो सोवियत यूनियन में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा था, कहीं ना कहीं जो लोगों की नीड्स थे वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लैक ऑफ फ्रीडम एंड पुअर इकोनॉमी मेड पीपल अनहैप्पी। तो कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन में जो लोग थे उनको पूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी, लैक ऑफ फ्रीडम था, और कहीं ना कहीं वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी दुखी थे, अनहैप्पी थे। शॉर्टेजेस इन गुड्स मेड लाइफ डिफ़िकल्ट। तो कहीं ना कहीं जो गुड्स थे उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रही थी, कमी हो रही थी, जिसकी वजह से जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, अर्थात उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा।
पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम। तो लोगों ने क्या किया, अब देखिए, लोग अगर आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करेंगे, जो सिस्टम है उसे आप क्रिटिसाइज करेंगे। सेकेंड, टू मच फोकस ऑन मिलिट्री, मतलब सोवियत यूनियन जो था वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर फोकस कर रहा था। यूएसएसआर यूज अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स मनी एंड रिसोर्सेज ऑन, तो जो यूएसएसआर है वो कहीं ना कहीं बहुत, मतलब कि अपनी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट एक लार्ज अमाउंट मनी का और रिसोर्सेज का कहाँ इस्तेमाल करता था, मिलिट्री के ऊपर इस्तेमाल करता था। वेपन्स आर्मी कंट्रोलिंग ईस्टर्न यूरोप, तो वो वेपन्स को मेंटेन करने में इस्तेमाल करता था, आर्मी को मेंटेन करने में इस्तेमाल करता था, और ईस्टर्न यूरोप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता था इतने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। दिस कॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, तो इसकी वजह से सोवियत यूनियन पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है। थर्ड, अवेयरनेस ऑफ द वेस्ट, कहीं ना कहीं जो लोग थे सोवियत यूनियन में उनको वेस्ट के बारे में पता चला, वो और ज़्यादा जागरूक हुए। पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ द बेटर लाइफस्टाइल इन वेस्टर्न कंट्री, तो सोवियत यूनियन के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, मतलब वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग थे वो बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल जी रहे थे, उनके बारे में सोवियत यूनियन के जो सिटीजन थे उनको पता चला। दे रियलाइज हाउ फार बिहाइंड दे वर, उनको एहसास हुआ कि वो कितने ज़्यादा पीछे हैं, एंड स्टार्टेड डिमांडिंग चेंज, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने गवर्नमेंट से एक चेंज की उम्मीद कर रहे थे, चेंज की डिमांड कर रहे थे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 5। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझते हैं। प्रॉब्लम इन द सोवियत यूनियन, सबसे पहले हम समझेंगे कि सोवियत यूनियन में क्या समस्याएं थी। द सोवियत सिस्टम बिकेम वीक इन बोथ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। द कम्युनिस्ट पार्टी रूल फॉर ओवर 70 ईयर्स, जो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक ही पार्टी थी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी, कोई अपोजिशन तो अलाउ नहीं था, तो वो कम से कम 70 सालों तक इस कंट्री को, सोवियत यूनियन को रूल कर रही थी। बट इट वॉज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के क्वेश्चन थे उसका आंसर वो नहीं कर रही थी। पीपल फेल्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रूलर्स, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो रूलर्स थे, जो लीडर्स थे, उससे एक डिसकनेक्शन की फीलिंग आ गई थी। एंड स्टॉप सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। द सिस्टम बिकेम, अब हम समझते हैं कि सिस्टम क्या बन जाता है, स्लो एंड बोरिंग, जो सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो और बोरिंग बन जाती है। सेकेंड, फुल ऑफ करप्शन, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था। थर्ड, अनेबल टू फिक्स मिस्टेक, मतलब जो मिस्टेक्स थे, जो गलतियां थी, वो कहीं ना कहीं उसे वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे। फोर्थ, अनविलिंग टू एक्सेप्ट चेंज और फीडबैक, कहीं ना कहीं जो यहाँ सिस्टम फॉलो हो रहा था, वो जो चेंज था वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई फीडबैक नहीं ले रहा था, कैसे और इम्प्रूव हो उस पर कोई काम नहीं कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं ओनली टॉप ऑफिशियल हैड पावर, कि जो भी टॉप ऑफिशियल थे सब पावर उन्हीं के हैंड में था, वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन सफर्ड, वहीं पे जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो सिटीजन है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन द सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि जो लोग थे यहाँ के, वो अपने सिस्टम अर्थात अपने गवर्नमेंट में ट्रस्ट खो चुके थे। गोरबाचेव रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस, अब हम पढ़ते हैं कि गोरबाचेव के रिफॉर्म्स क्या थे, जैसे हमने बात की थी कि ग्लासनॉट था और प्रेस्ट्रॉइका था, ओके। अब उसके चैलेंजेस क्या थे। गोरबाचेव ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम था उनको गोरबाचेव ने क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश की। जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, उनका एक्चुअली सोल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश किया। फर्स्ट, मेक द इकोनॉमी बेटर, उन्होंने कोशिश किया कि जो इकोनॉमी हो और बेहतर हो सके। सेकेंड, इम्प्रूव रिलेशन विद द वेस्ट, तो इन्होंने कोशिश किया कि वेस्ट के साथ सोवियत यूनियन का जो रिलेशन है वो और इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड, मेक द सिस्टम मोर ओपन एंड फेयर, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, उसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ओपन बनाया जाए, फेयर बनाया जाए, जस्ट बनाया जाए। बट इवन दो गोरबाचेव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, तो हम ये कह सकते थे जो गोरबाचेव थे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो समझ गए थे। हिज रिफॉर्म डिड नॉट गो एज प्लान, लेकिन जो भी उन्होंने रिफॉर्म किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। when he when he lose control,
इट क्रिएटेड होप्स एंड डिमांड दैट वर टू बिग एंड हार्ड टू मैनेज। तो कहीं ना कहीं वो जो लोगों की डिमांड थे, जो प्रेशर जनरेट हो रहा था, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके, तो लोगों की डिमांड और बढ़ गए और कहीं ना कहीं उसे मैनेज कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। पब्लिक रिएक्शन टू गोरबाचेव। अब हम समझते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन था गोरबाचेव को लेके। सम पीपल थॉट गोरबाचेव वॉज टू स्लो एंड डिड नॉट ब्रिंग चेंज फास्ट इनफ। कुछ लोग ये सोचते थे जो गोरबाचेव है वो इतने ज़्यादा स्लो हैं कि वो बहुत जल्दी, ओके, बहुत फास्ट कोई चेंज लेके नहीं आ रहे हैं। अदर्स स्पेशली दोज विद पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं पे जो दूसरे लोग थे, जो पावर को, स्पेशली दोज विद पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, जिनके पास पावर थी कम्युनिस्ट पार्टी में, थॉट ही वॉज मूविंग टू फास्ट। वहीं पे जो कम्युनिस्ट लोग थे वो सोच रहे थे कि जो गोरबाचेव बहुत जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं एंड टेकिंग अवे दियर कंट्रोल। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बड़ा कंट्रोल था लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस बोथ साइड स्टॉप सपोर्टिंग हिम। तो कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से दोनों साइड आपस को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इवन हिज सपोर्टर्स लॉस्ट फेथ वेन ही कुड नॉट डिफेंड हिज ओन डिसीजन। वहीं पे जो सपोर्टर्स थे वो भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो चुके थे। अब हम समझते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। द फाइनल रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वॉज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था यूएसएसआर के कोलैप्स होने में, वो था कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना आना। नेशनलिज्म मतलब पीपल वांटिंग देयर ओन कंट्री। मतलब जब आप अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, एक लगाव होता है। मैनी रिपब्लिक्स इनसाइड द यूएसएसआर लाइक, तो बहुत सारे जो रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के अंदर, जैसे कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, एस्टोनिया हो गया, लेटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बाल्टिक स्टेट। देखिए, बाल्टिक स्टेट तीन से मिलकर बना है, जिसमें एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया आते हैं। जॉर्जिया एंड अदर्स वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपब्लिक्स थे, एक ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश होना चाहते थे। दिस डिमांड फॉर फ्रीडम बिकेम टू स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी डिमांड थी फ्रीडम की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, टू कंट्रोल एंड लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। कि अब इस डिमांड को रोका नहीं जा सकता था और कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब हम समझते हैं टू व्यूज अबाउट द कोलैप्स, कि कोलैप्स को लेके क्या दो इंपॉर्टेंट व्यूज थे। फर्स्ट, सम हिस्टोरियंस थिंक, मतलब कुछ हिस्टोरियंस सोचते थे इवन विदाउट रिफॉर्म द सोवियत यूनियन वुड हैव ब्रोकन अप, कि अगर वहाँ रिफॉर्म नहीं होता तब भी जो सोवियत यूनियन था वो टूट ही जाता। नेशनलिस्ट फीलिंग वर ऑलवेज देयर, क्योंकि वहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग हमेशा था एंड दे वुड हैव कॉज प्रॉब्लम एनीवे। और कहीं ना कहीं इस नेशनलिस्ट फीलिंग की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाता, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता। सेकेंड, अदर्स थिंक, दूसरे लोग क्या सोचते थे, गोरबाचेव रिफॉर्म ट्रिगर्ड एवरीथिंग, कि गोरबाचेव जो ये रिफॉर्म लेके आए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ। द सिस्टम कुड नॉट हैंडल द सडन चेंज, जो सिस्टम था वो ये जो अचानक से बदलाव हो रहे थे उसे हैंडल नहीं कर पाया एंड दैट्स वाई इट कोलैप्स, और इसलिए जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो जाता है। अब हम समझेंगे पेज नंबर 6 के बारे में। इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो इसमें बॉक्स बना है आप उसे ज़रूर पढ़ें। Some people believe that Gorbachev reforms like more openness and freedom made nationalist feeling grow। तो कुछ लोग ये विश्वास करते थे कि जो गोरबाचेव के रिफॉर्म्स थे, जैसे कि ओपननेस एंड फ्रीडम के लेकर के, इसकी वजह से जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है सोवियत यूनियन में। बिकॉज ऑफ दिस पीपल इन डिफरेंट रीजन वॉन्टेड टू ब्रेक अवे। इसकी वजह से जो लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते थे सोवियत यूनियन के, वो कहीं ना कहीं टूटने लगे। wanted to break away मतलब सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते थे एंड रूल themselves एंड द गवर्नमेंट कुड नॉट स्टॉप देम। और कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी कंट्री को रूल करना चाहते थे और कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, वो इसे रोक नहीं पाई। During the Cold War, many experts had thought that Central Asian republic with different religion and culture would be the first to cause problem or demand separation। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये सोचते थे कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग तरीके के रिलीजन थे, अलग तरीके के कल्चर फॉलो होते थे, वो पहला मतलब कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पहली ऐसी रिपब्लिक होगी जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर जो सेपरेशन सबसे पहले डिमांड करेगी।
अब हम एक सिंपल तरीके से पेज नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। पीपल इन द सोवियत यूनियन वर अनहैप्पी विथ हाउ थिंग्स वर बीइंग रन। तो जो लोग सोवियत यूनियन में रहते थे वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी थे जैसे जो वहाँ पे चल रही थी चीज़ें। दिस अनहैप्पीनेस वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी रिचर एंड मोर डेवलप्ड पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग थी मतलब अनहैप्पीनेस था वो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कहाँ पे जो लोग रिचर सेक्शन थे जो डेवलप पार्ट्स में रहते थे जैसे कि रशिया में, बाल्टिक कंट्रीज में, यूक्रेन में एंड जॉर्जिया में। These people felt ignored and disconnected from the poorer areas like Central Asia। तो ये जो लोग हैं जो रिच हैं और कहीं ना कहीं डेवलप पार्ट्स में रहते हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि एक जो सेंट्रल एशिया के जो लोग थे उनसे एक डिसकनेक्शन की फीलिंग रखते थे। They also believe they were paying more money in taxes or resources just to support those backward region। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अंदर ये भावना थी कि जो मतलब वो बहुत ज़्यादा मनी पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके टैक्सेस और रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं सिर्फ सेंट्रल एशिया जो कि एक पुअर बैकवर्ड रीजन है उसको मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हम समझते हैं कि डिसइंटीग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। कॉन्सिक्वेंस का आप कह सकते हो कि क्या रिजल्ट थे, क्या नतीजे थे। द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। तो जो ये सोवियत यूनियन टूटा और जो कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ ईस्टर्न यूरोप में हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हियर हाउ हियर आर थ्री मेजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो चलिए अब हम इसके तीन मेजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर टेंशन। जो कोल्ड वॉर टेंशन था वो खत्म हो गया। द कोल्ड वॉर वॉज अ लॉन्ग फाइट बिटवीन टू आइडियोलॉजी। जो कोल्ड वॉर था एक बहुत बड़ी जंग थी या लड़ाई थी दो आइडियोलॉजी के बीच में। एक है सोशलिज्म जो सोवियत यूनियन फॉलो करता था और एक है कैपिटलिज्म जो कि यूएसए फॉलो करता था। तो हम कह सकते हैं, देखिए आप सोशलिज्म को हिंदी में कह सकते हैं, आप सोशलिज्म को एक तरह से ये कम्युनिस्ट ब्लॉक ही हुआ तो आप इसे साम्यवाद कह सकते हैं और कैपिटलिज्म को आप पूंजीवाद कह सकते हैं। When the सोवियत यूनियन कोलैप्स द फाइट एंडेड। तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, जब वो गिर जाता है, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट थी ये खत्म हो जाती है। देयर वॉज नो लॉन्गर अ नीड फॉर एन आर्म रेस। तो अब किसी भी आर्म रेस की ज़रूरत नहीं थी और न्यूक्लियर वेपन बिल्डअप या आपको अपने कंट्री में एक न्यूक्लियर वेपन मतलब और ज़्यादा बिल्डअप करने की आवश्यकता नहीं थी। Many military groups called military blocks also ended। बहुत सारे जो मिलिट्री ब्लॉक्स थे या जो मिलिट्री ग्रुप्स थे वो भी खत्म हो जाते हैं। दिस क्रिएटेड अ चांस फॉर पीस इन द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड में क्या हुआ, शांति आई। सेकेंड, चेंज इन पावर बैलेंस। द ब्रेकअप चेंज हु हेल्ड पावर इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये पता चलता है कि अब वर्ल्ड में किसके पास पावर होगा। नाउ आइडियाज एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम मोर पावरफुल। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। द यूएस बिकेम द ओनली सुपर पावर। अब यूएस जो था वही एक सुपर पावर रह गया, महाशक्ति रह गया। एंड कैपिटलिज्म बिकेम द वर्ल्ड्स मेन इकोनॉमिक सिस्टम। अब वर्ल्ड में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा है, दैट इज कैपिटलिज्म, दैट इज पूंजीवाद। These institutions started helping former Soviet countries by giving loans and advice। तो ये जो institutions हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन्होंने मदद की किसकी, जो फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थे उनकी, उनको लोन्स दिया, उनको एडवाइस दिए। लिबरल डेमोक्रेसी, वोटिंग फ्रीडम एटसेट्रा। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब कहीं ना कहीं उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी लाने की बात हुई जिसकी वजह से लोगों के पास वोटिंग राइट्स मिले, उनको फ्रीडम मिले, was seen as best way to run the country। तो कह सकते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी आई या फिर जो कैपिटलिज्म फॉलो होने लगा इसकी वजह से जो कंट्री थी वो बहुत अच्छे तरीके से रन करने लगी। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंट्रीज। मतलब और भी नए कंट्रीज बने। मैनी न्यू कंट्रीज वर क्रिएटेड फ्रॉम द ओल्ड सोवियत यूनियन। तो बहुत सारे नए कंट्री बनते हैं जब ओल्ड सोवियत यूनियन टूट जाता है उससे। दीज कंट्री हैड देयर ओन गोल्स एंड प्रॉब्लम। तो ये जो कंट्रीज जो नए बनते हैं उनके खुद के कुछ एम्स थे, कुछ गोल थी, कुछ उम्मीदें थी और कुछ समस्याएं भी थी।
Countries like Latvia, Lithuania, Estonia, and other Eastern European states wanted to join European Union and NATO. तो ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे लटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया या फिर और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट जो थे वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को या नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज स्टेट क्लोजर टू रशिया, लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो रशिया के बहुत करीब रहीं, बट ऑल्सो बिल्ट रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन डेवलप किए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, द यूएस एंड द चाइना, यूएस के साथ भी चाइना के साथ भी। नाउ द वर्ल्ड हैड मेनी न्यू इंडिपेंडेंट नेशन, तो अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशन थे विद देयर ओन आइडेंटिटीज, अब उनके खुद की एक आइडेंटिटी थी, इंटरेस्ट था और चैलेंजेस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।